तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, है ना बच्चा। तो मैं शशि यादव उपस्थित हूं आपके सामने यूट्यूब के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है क्लाइमेट टीचिंग एग्जाम पर। बेटा आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं बेटा जो आपके ईवीएस का बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। जी हाँ, आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जहां से एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न रखता है ना। आज एक ऐसे जीव के बारे में, आज एक ऐसे जानवर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिसकी एक गुर्राहट से ही पूरा जंगल थर्रा उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर की, बात कर रहे हैं टाइगर की, बाघों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। और यहां आपके सामने साफ दिखाई दे रहा होगा प्रोजेक्ट टाइगर, हमारा पूरी तरीके से डिस्कस करने वाला टॉपिक आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा। और ये टाइगर बिल्कुल एकदम आपके आंखों से आंखें मिला करके देखता हुआ है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्या है हमारे पास स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर टॉपिक के बारे में। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1973 में की गई थी। कब की गई थी बेटा? वर्ष 1973 में। बाघों की संख्या में लगातार कमी होने के कारण की गई थी। और इसका मूल उद्देश्य अगर पूछे क्या उद्देश्य था, तो भैया बाघों को संरक्षित कर उनकी संख्या में वृद्धि करना था इसका मूल उद्देश्य। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मूल उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या को संरक्षित करके उनकी संख्या बढ़ाई जाए। देखो आजादी से पहले क्या था, आजादी से पहले अपने यहाँ रजवाड़े हुआ करते थे, रियासत हुआ करता था। तो रजवाड़ों के और रियासत के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका एक बड़ा ही शानदार शौक, शानदार क्या कहें, हाँ शानदार कहेंगे अगर रजवाड़ों के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो शिकार करना, हंटिंग करना, है ना। तो वो जंगलों में निकल जाया करते थे अपना लाव लश्कर लेकर के और बाघों का सामान्यतः शिकार किया करते थे, है ना। तो बाघों का जहां बड़े पैमाने पर शिकार होगा तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या जो होगी, बाघों की संख्या वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना। तो आजादी से पहले देखा गया बहुत तेजी से बाघों की संख्या में कमी आई थी। फिर धीरे धीरे आजादी के बाद से नियम कायदे कानून बने कि भाई इस तरीके से आप अवैध शिकार नहीं कर सकते, है ना, इनकी तस्करी नहीं की जा सकती। बाद में जाकर के नियम कायदे कानून बनाए गए और इसी नियम कायदे कानून की कड़ी में आपने शुरुआत करी क्या बेटा, आपने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या करता है बेटा? टाइगर का संरक्षण करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी संख्या में वृद्धि कराने का प्रयास करता है। बात समझ में आ गया? तो बाघों की संख्या को कम करने के लिए और उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जाए, इस पर्पज से, इस उद्देश्य से आपने कार्यक्रम शुरुआत किया प्रोजेक्ट टाइगर। और इसकी शुरुआत कब की गई बेटा? 1973 ईस्वी में। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? 3167 बाघ हैं बेटा। कितने बाघ हैं? 3167। आप सोच रहे होंगे कि सर 3167 बाघ बहुत ज्यादा थोड़ी ना। बेटा एक अनुमान के तौर पर आपको बता दूं कि ये जो संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, कि वर्तमान समय में जो टाइगर रिपोर्ट आई है 2023 की, है ना, तो वो 3167 बाघ हैं। 3167 बाघ ये भारत में पूरी दुनिया में बाघों की जो आबादी है उनमें से ये 75% के आसपास केवल भारत, अगर मान लो पूरे विश्व में बाघों की जो संख्या है वो 100% मान लिया जाए तो ये जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 100% में से ये लगभग 75% के आसपास बैठता है। तो सोचो पूरी दुनिया का 75% टाइगर कहां है? भारत में है। और इसके पीछे सराहनीय कार्य रहा है, सराहनीय कदम जो उठाया सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका है। बात समझ में आई? तब जाकर के संख्या अभी कितनी जा पहुंची है? 3167 बाघ हैं भारत में। यह डेटा याद रखिएगा। और यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किससे? टाइगर रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 बाघ है। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण। अगर हम बात करें, यहां देखना, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 2005 में किया गया था। और याद रखिएगा कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। किसके बारे में बात कर रहा है? याद रखिएगा, यहां टाइगर दो दे रखा ना, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बात कर रहा है ना। गठन इसका 2005 में किया गया था और किसके अधीन? तो याद रखेगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। और ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। बात समझ में आ गई? आगे चलते। कहता है कि यह टाइगर रिजर्व से संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? यह किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। तो ये जो आपके सामने राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण है, ये राज्यों की हेल्प करता है, राज्यों की मदद करता है। किस पर्पज से मदद करता है? केंद्रीय सहायता प्रदान कराता है। किस लिए बेटा? ताकि टाइगर का संरक्षण किया जा सके टाइगर रिजर्व में। जैसे देखो उत्तर प्रदेश में भी आपके टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र वगैरह में है। तो ये तो राज्य तो उनका संरक्षण करते ही है, लेकिन
राज्यों के इस संरक्षण में ये जो आपका सांविधिक निकाय जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण है, ये उनकी मदद करता है केंद्र की तरफ से कि चलो भैया ठीक है, आप संरक्षण करें, हम आपके साथ हैं, जहां आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे। बात समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण जो है ये टाइगर रिजर्व से संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। बात क्लियर हो गई? नहीं, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा वर्तमान समय में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भैया तो 54 टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, ये संख्या पूछता है कितने हैं, 54 है। वर्तमान समय में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। और अगर पूछे कि ये बताओ 54वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। याद रखिए, ये 54वां भारत का 54वां ये टाइगर रिजर्व है, तो ये भूलना नहीं है बेटा, यहां से ये प्रश्न बनाता है। बात क्लियर हो गई? और कहां है ये? तो राजस्थान राज्य में है। तो 54वां टाइगर रिजर्व कहां है बेटा? राजस्थान में। कौन है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। बात क्लियर हो गई? ये 54वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है। आगे देखते हैं क्या रखा है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कभी कभार पूछ देता है ना, जितनी वर्तमान संख्या है उससे पहले का भी एक आध दो संख्या पूछ देता है। तो भारत का अगर 53वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है बेटा? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये कहां स्थित है? चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। और चित्रकूट आपको बताना ही है कहां है, तो भैया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जो आपका 53वां टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये यहां स्थित है। बात समझ में आ गई? अच्छा, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो भारत का तो 53वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व है। आप सोच रहे हैं गुरुजी जब उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है तो बाकी तीन कौन से हैं? वो भी समस्या का समाधान हम आपके कर देते हैं। देखो यहां है ना, यहां ये पूरी तरीके से टाइगर रिजर्व दे रखा है। ये सभी टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश के हैं। कहां के हैं बेटा? उत्तर प्रदेश के हैं। बात समझ में आ गई? तो पहला देखते हैं यहां बेटा दुधवा टाइगर रिजर्व दे रखा है। ये कहां है? लखीमपुर खीरी में है। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। सामान्यतः इसको कहीं अयनगढ़ भी लिखा हुआ है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके पीलीभीत में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहां है? चित्रकूट में है। और यही आपका चौथा अभी डिस्कस कर रहे थे। बात समझ में आ गया? तो ये चार टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी याद कर लेना। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि एक तरफ टाइगर रिजर्व देगा, दूसरी तरफ आपका क्या देगा? ये स्थान दे देता है और कहता है मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ये उत्तर प्रदेश के चार टाइगर रिजर्व आपके सामने डिस्कस कर दिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व अगर पूछे, कहे चलो ये बताओ यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भैया यूपी का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। कौन सा बेटा? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा है ना, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1987 में ही स्टैब्लिश किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। और कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1987 में ही स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल वगैरह में कई बार ये पूछ लेता है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछे, ये बताओ भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नाम मत भूलना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और कहां स्थित है बेटा? लोकेटेड कहां है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। इसको भी याद कर लेना, भूलना मत। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां है? आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। जब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लिया तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी पढ़ना जरूरी है। तो कौन है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा बेटा, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व है। और ये कहां है? तो बेटा याद रखना, महाराष्ट्र में है। कहां है बेटा? बोर टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए कि चलो ठीक है सबसे बड़ा सबसे छोटा बता दिए, पहला कौन सा बेटा? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कहां है बेटा? तो आसानी से आप बता सकते हैं उत्तराखंड में। कहां है बेटा? उत्तराखंड में। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और ये कब घोषित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को घोषित किया गया था। इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली थी।
तो आपको यह भी पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया और उसी समय याद रखना जिम कॉर्बेट को, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता भी मिली। कब मिली बेटा? तो 1 अप्रैल 1973 को। यह भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ये देखो आपका यहां डिस्कस कर रहे थे आपके सामने ना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। बिल्कुल, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विचरण करता हुआ एक बाघ आपको दिखाई दे रहा है ना। ऐसे टाइगर रिजर्व में टाइगर को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि इनका अवैध शिकार या तस्करी ना होने पाए, है ना, इनकी हंटिंग ना होने पाए, जिससे इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहे। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना? आप सोच रहे होंगे कि भाई टाइगर के संरक्षण के लिए सरकार इतना क्यों प्रयास कर रही है, भाई इसका लाभ क्या है? टाइगर का संरक्षण करके हम करेंगे क्या? ये पृथ्वी पर रहें ना रहें, क्या फर्क पड़ता है? भैया फर्क पड़ता है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, हमारी प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति हमेशा संतुलित अवस्था को स्थापित करने की कोशिश करती है, प्रकृति हमेशा संतुलित होना चाहती है। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा मतलब बहुत सारी चीजों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। बात समझ में आ गया? तो जब आप फूड चेन पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, यहां देखना, जब हम पढ़ते हैं बेटा किसकी बात करते हैं? फूड चेन की बात करते हैं, ध्यान से देख लेना, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। बात समझ में आया? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की बात करते हैं। तो आपको पता है फूड चेन कैसे निर्मित होता है? एक उदाहरण के रूप में आपके सामने यहां बात रख रहा हूं। जैसे ये मान लो कोई वृक्ष है ना, थोड़ा सा और छोटा बना देता हूं, देखिएगा। ये मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, बात समझ में आ गई? और ये कोई घास फूस यहाँ है ना, ये कोई पारितंत्र है जिसमें बहुत सारे वृक्ष और ये घास फूस ऐसे उगे हुए हैं, हरियाली है। बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, ये क्या होता है बेटा? ये आपके क्या है? घास फूस पेड़ पौधे क्या है बेटा? ये बेटा उत्पादन का काम करते हैं, अर्थात प्रकृति में ये क्या है? उत्पादक हैं। अब इनको आहार के रूप में ग्रहण करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इनको कौन ग्रहण करेगा? शाकाहारी जीव ग्रहण करेंगे। जैसे मान लो कि आपका क्या ग्रहण कर लिया? हिरण ग्रहण कर लिया। बात समझ में आ गया? फिर हिरण को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? बाघ ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई? जैसे खाद्य श्रृंखला निर्मित होता है, यहां देखोगे जैसे एक खाद्य श्रृंखला एक चेन और निर्मित करते हैं। जैसे ये घास है, तो यहां आपके सामने अगर उदाहरण रख दे कि घास को कौन खा लेता है बेटा? तो टिड्डा ग्रहण करता है। क्या करता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन ग्रहण कर लेता है? तो आप कहेंगे मेढक। मेढक भोजन के रूप में इस्तेमाल कर देता है। मेढक किसका भोजन बन जाता है? तो सांप का भोजन बन जाता है। सांप अंततः किसका? बाज का या फिर मोर वगैरह का हो जाता होता है ना। तो इस तरीके से प्रकृति में क्या है? एक तरीके का फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएं निर्मित होती हैं, इकोसिस्टम अपना इसी तरीके से चलता है। तो एक बात बताओ, ये बाघ क्या है बेटा? अगर इस प्रकृति से बाघ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर प्राकृतिक का या प्रकृति का जो संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगेगा। तो बाघ वगैरह क्या है? शीर्ष स्तर के उपभोक्ता है ना, शीर्ष स्तर के उपभोक्ता है, शीर्ष मांस भक्षी हैं ये। तो ये प्रकृति में एक तरीके का आपके शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करके संतुलन बनाए रखते हैं। तो प्रकृति के संतुलन में या प्रकृति की संतुलन व्यवस्था को कायम रखने के लिए इन बाघों का बहुत बड़ा योगदान है। बात समझ में आ गई? तो टाइगर वगैरह इस पर्पज से भी कई बार इससे आप क्या करता है? इकोनॉमिकल लाभ भी देश कमाता है। जैसे आपको पता चलता है ना कि आप चीता किसी देश से इंपोर्ट किए तो पता चला कि आप उस देश से चीता फ्री का तो कोई देगा नहीं, आप उसको पैसे देते हो। तो इस तरीके से अगर आप बाघ किसी देश को दे रहे हैं, टाइगर वगैरह बेच रहे हैं, तो उससे आपको मोटी रकम भी मिलती है ना। तो इकोनॉमिकल लाभ भी इससे हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसलिए विशेष संरक्षण किया जाता है, खास करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। बात समझ में आ गया? तो ये टाइगर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बेटा। वैश्विक बाघ दिवस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? वैश्विक बाघ दिवस की बात कर रहा है। तो वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 29 जुलाई को। अब कहोगे चलो इतनी तो बातें सरकार ने कर ली, अब बाघ दिवस मनाने की क्या बात है? भाई बाघ दिवस हम क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मनाया जाए? बात समझ में आ गया? तो इसके पीछे देखिएगा, देखिए यहां 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वैश्विक बाघ दिवस। तो आपके 365 दिन में समानता एक दिन, यानी कौन सा? 29 जुलाई का, इसलिए रख दिया कि पूरी दुनिया कम से कम एक दिन आप बाघों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, प्रकृति में उनका रोल क्या है, इसके बारे में आप सोचें, विचार करें, है ना। बात समझ में आया? डिस्कस करें और बात करें कि वास्तव में हमारी प्रकृति में बाघों का क्या रोल है, इनके संरक्षण के लिए और क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए। पूरी दुनिया कम से कम एक दिन तो इन पर विचार करे और इनका प्रकृति में क्या योगदान है। बात समझ में आया? तो इस पर्पज से आप क्या करते हैं बेटा? 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाते हैं, जिससे बाघों के संरक्षण के बारे में और प्रकृति में उनके योगदान के बारे में कम से कम आप सोच विचार
विचार करें और कोई अगर स्टेप उठाना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो कम से कम वैश्विक सहमति पर या फिर देश पर भी आपके राष्ट्रीय फलक पर ही बैठ करके कोई मंथन करके कोई एक अपना योजना बनाए जिससे इनके संरक्षण के कार्य को संपादित किया जा सके। बात समझ में आ गया? तो इस पर्पज से कई बार आप दिवस वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब रोचक तथ्य के बारे में देखते हैं। रोचक तथ्य, बड़ा शानदार मैटर आपके सामने लेकर के आया हूं। देखो, कह रहा है कि विश्व का पहला सफेद बाघ, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाइट टाइगर की बात कर रहा है। व्हाइट टाइगर, विश्व का पहला सफेद बाघ रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था। कहां पाया गया था? रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था, जिसका नामकरण भी हुआ था। नाम क्या रखा गया था? मोहन। बात समझना, नाम क्या रखा गया था? मोहन। तो अगर पूछे कि विश्व का पहला व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ कहां पाया गया था, तो रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था। कहां? रीवा मध्य प्रदेश में। और इसका नाम क्या रखा गया था बेटा? मोहन नाम रखा गया था। तो एक बात याद रखना, पूरे विश्व में बेटा व्हाइट टाइगर पहली बार रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया, नाम रखा गया मोहन। आप सोच रहे होंगे गुरुजी यहां टाइगर आपने दिखाया, ये टाइगर की आपने चर्चा करी, तो ये टाइगर तो बिल्कुल व्हाइट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बेटा, ये व्हाइट टाइगर है ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? ये टाइगर आपका सामान्यतः टाइगर इसी रंग के आपके दिखाई देते हैं ना, शरीर पीला और उस पर काली धारियां ये दिखाई दे रही ना, काली धारियां आपकी दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ टाइगर ऐसे होते हैं जो व्हाइट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते ही नहीं है, तो उन्हें व्हाइट टाइगर यानी सफेद बाघ कहा जाता है। तो विश्व का पहला सफेद बाघ कहां पाया गया था? रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था, और उसका नाम क्या रखा गया था? मोहन। बात समझ में आ गया? तो यहां अगर हम बात करें मोहन के बारे में, तो मोहन ये रहा व्हाइट टाइगर। देखो देखो, ये टाइगर है ना, बिल्कुल अलग है कि नहीं है? ये है बेटा विश्व का पहला सफेद बाघ। बात समझ में आ गया? सफेद बाघ है ना, नाम क्या रखा गया था? मोहन नाम रखा गया था। बात समझ में आ गया? कहां पाया गया था बेटा? तो रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था। याद रखिएगा, रीवा विश्व का पहला, है ना, रीवा एमपी मध्य प्रदेश में। तो विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफेद बाघ रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था, नाम इसका मोहन। याद रखिएगा। बात क्लियर रही है? व्हाइट टाइगर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां है बेटा? किस राज्य में? यह भी पूछ सकता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व है? 6 टाइगर रिजर्व, दोनों राज्यों में। याद रखिएगा, यहां दिखाई दे रहा होगा ये मध्य प्रदेश और यहां ये महाराष्ट्र। बात समझ में आ गया? तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। दोनों राज्यों में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व हैं। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आया? ये रहे आपके व्हाइट टाइगर भैया जी, क्लियर। यहां भी आपका दिखाई देगा ये व्हाइट टाइगर। देखो इसका शरीर कैसा? सफेद, और इस पर काली रंग की धारियां पाई जाती हैं। बात समझ में आया? तो व्हाइट टाइगर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत में सर्वाधिक बाघ कहां है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। तो भारत में कुल बाघ की बात करता था, जब भारत में बात करता था कुल बाघ के बारे में, टोटल बाघ, तो याद रखिए संख्या कितनी थी? 3167 थी। कितनी थी? 3167। लेकिन इस बार बात कर रहा है किसके बारे में? कह रहा है कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में लगभग 785 बाघ के आसपास इनकी संख्या है। बात समझ में आ गई? तो कुल बाघ भारत में 3167, और इनमें से भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 785 टाइगर्स हैं। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। बाघों की गणना उनके पद चिन्हों एवं कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि से किया जाता है। कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि और पद चिन्हों से। तो भाई अगर किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में, किसी टाइगर रिजर्व में अगर बाघों की संख्या पता करनी हो, गणना करनी हो, तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि भाई कितने बाघ, कितने टाइगर यहां निवास कर रहे हैं या विचरण कर रहे हैं? तो इसके लिए 2 विधियां हैं। एक विधि तो यहां दिखाई दे रही है, उनके पद चिन्हों के आधार पर हम गणना करते हैं, और दूसरी विधि यहां दे रखी है कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि। बात समझ में आ गया? तो इन दोनों के आधार पर हम करते हैं, और बाघों की जो गणना होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। यह भी याद रखिएगा, बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, और यही गणना फिर टाइगर रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। बाद में यही किस रिपोर्ट से बेटा? टाइगर रिपोर्ट के, है ना, टाइगर रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत की जाती है ना। तो पता चलता है भाई संख्या कितनी है। तो बाघों की गणना कब? प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, गणना के बारे में बात कर रहे थे, तो पद चिन्हों और कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि से किया जाता है। तो ये है क्या, वो भी देख लेते हैं। क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यहां देखिएगा एक टाइगर दिखाई दे रहा है ना, टाइगर का पंजा भी दिखाई दे रहा है। इसके पंजे की बनावट देखना, ये देखना, पूरे पंजे की बनावट दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, ये पंजे की बनावट। ये तो भाई ये टाइगर, यहां भी ये दिखाई दे रहा है, इसका एक अंगूठे टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो यहां ये दिखाई दे रहा है ना,
तो ये टाइगर के क्या होता है, पंजे होते हैं बेटा। और जब ये विचरण करते हैं तो अगर बारिश वगैरह हुई रहती है या फिर अगर थोड़ा सा धूल रहता है, ऐसे एरिया से जब ये गुजरते हैं तो इनका जो पद चिन्ह होता है वो जमीन पर अंकित हो जाता है। फिर इन्हीं पद चिन्हों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और इन्हीं का डेटा कलेक्ट करके हम पता करते हैं कि इस सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कितने टाइगर हो सकते हैं। तो ये जो पद चिन्ह होता है टाइगर का बेटा वो अलग अलग होता है। सारे बाघों का लगभग पंजे के आकार का जो बनावट होता है और उसका जो आकार होता है वो समान नहीं होता, अलग होता, पंजे का आकार अलग होता है थोड़ा सा। बात समझ में आ गया। और धारियों के आधार पर भी गणना कर ली जाती है कि भाई बाघों की धारियां अलग होती है। तो धारी कैसे आखिर आप कैलकुलेट करते हैं, या धारियों का गणना कैसे, या धारियों के आधार पर बाघों की संख्या कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि, वो भी अभी आगे चर्चा करते हैं। तो देखो ये पंजे हैं, तो ये पंजों का क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये बाघ है, देखो यहां से ये विचरण करता हुआ जा रहा है, तो ये पंजा जो इसका जमीन पर यहां पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये जमीन पर पड़ रहा है, तो जैसे ये पांव उठाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके पांव का। और कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो यहां देखो ऐसे बनता है, दिखाई दे रहा है, यहां देखो ये ऐसे आपका स्ट्रक्चर, ये इस रिंग में देखो एक यहां बना हुआ है, दूसरा देखो यहां बना हुआ है, एक और कोई है, दो आकार यहां दिखाई दे रहा है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर है। फिर इन्हीं का हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, है ना, इनका अध्ययन करते हैं और इस आधार पर आप क्या करते हैं, किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने टाइगर विचरण कर रहे हैं उनकी संख्या पता कर लेते हैं। तो इनका अध्ययन किया जाता है। यहां देखो एक मैटर दे रखा है, यहां देखो इसका आकार पंजे का बिल्कुल अलग है कि नहीं है ना। तो ये आपका विचरण करता हुआ टाइगर के एक पंजे का है। ये आपका कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि है। ये दूसरा वाला जो हम कह रहे थे कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि, अभी बता रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे ना, कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि। तो ये क्या होता है कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि, तो ये क्या, कोई जंगल हो गया जहां टाइगर वगैरह विचरण कर रहे हैं, या फिर कोई आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गया, तो वहां क्या करते हैं आप, वृक्षों में ऐसे कैमरे वगैरह, सेंसेबल कैमरे ऐसे होते हैं, लगा दिया जाता है, ऑडियो वगैरह सब ये क्लिक करता है, मतलब रिकॉर्ड करता है, फोटो वगैरह क्लिक करता रहता है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ना। तो आप अगर कहीं ऐसे कैमरे लगा दे रहे हैं, कहीं भी किसी पेड़ से ऐसे लगा करके बांध दिया, तो इस क्षेत्र से जब कोई बाघ गुजरेगा तो उसकी पिक ये कलेक्ट कर लेता है, वीडियोग्राफी कर लेता है। तो उसमें बाघों की धारियों के आधार पर भी पता चला, कोई एक टाइगर गुजरा, एक आध दो दिन बाद कोई दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, तो आप उसकी पिक को लेकर के अध्ययन करते हैं, या फिर वीडियो में देख लेते हैं कि सेम बाघ है या इस बार कोई अलग बाघ है गुजर रहा है ना। तो उन बाघों में अंतर पता चल जाता है कि वही सेम बाघ है, आज भी गुजरा है, या फिर कोई दूसरा है। तो आप क्या कर लेते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इस हिसाब से आप गणना कर लेते हैं कि भाई 2, 4, 8, 10 बाघ हैं इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां देखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जो बाघ होता है बेटा, यहां देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो बाघ होता है, जब ये अपने विचरण वाले क्षेत्र है ना, विचरण क्षेत्र का या फिर जहां भ्रमण कर रहा है उस एरिया का जब ये चुनाव करता है, तो यहां देखना, जैसे ये कोई एरिया है और यहां कोई एक सिंगल बाघ या टाइगर इस पूरे एरिया में निवास कर रहा है, तो ये अपना एरिया निर्धारित करता है। और कैसे निर्धारित करता है, ये बाघ क्या करता है बेटा, इस आसपास के क्षेत्र में जो अपना विचरण क्षेत्र का चुनाव करता है, ये वहां झाड़ियों पर, याद रखना कहां बेटा, झाड़ियां हो गई, झाड़ियों पर, या फिर पेड़ों के, है ना, पेड़ों के आपके जो जड़ वगैरह के आसपास का एरिया होता है, निचली तना होता है, उस पर क्या कर देता है, पेशाब कर देता है। क्या करता है, झाड़ियों या पेड़ों पर ये क्या करते हैं बेटा, पेशाब कर देते हैं। और ये पेशाब के गंध को, अपने पेशाब के गंध को ये बाघ आसानी से पहचान लेता है। अगर दूसरा कोई टाइगर इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो वो सबसे पहले इसी झाड़ी और पेड़ों पर पड़े हुए इस पेशाब को सूंघता है, और सूंघते ही पता चल जाता है कि ये किसी दूसरे टाइगर का पेशाब है। तो सामान्यतः बाघ उस क्षेत्र में प्रवेश करने से बचते हैं। उनको पता है कि आगे वाला क्षेत्र किसी दूसरे बाघ का अगर हम प्रवेश किए तो खतरा हो सकता है, इसलिए बाघ अपना एक एरिया निर्धारित कर लेता है, सामान्यतः उसी एरिया में ये विचरण करता है, शिकार करता है, जीवन यापन अपना करता है। बात समझ में आ गई। तो इसी आधार पर आप क्या करते हैं, बाघों की गणना भी कर लेते हैं कैमरा ट्रैप से। अब इस एरिया में क्या किया आपने, लगा दिया, क्या लगा दिया, कैमरे। तो सामान्यतः यही बाघ विचरण करता हुआ पता चल जाता है कि भाई एक ही सिंगल बाघ है, वही विचरण कर रहा है। तो आप उस एरिया में पता कर लेते हैं कि यहाँ बाघों की संख्या कितनी है। बात समझ में आया। इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि से भी आप बाघों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो विधि हमारे पास, कितने विधियां बेटा, दो विधियां हैं। यहां दोनों विधियों के बारे में चर्चा की है। एक तो पद चिन्हों के आधार पर बाघों की संख्या की गणना की जाती है, और दूसरा कौन सा बेटा, कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण विधि से किया जाता है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई हुई ना। देखो यहां चर्चा की है। फिर ये आपका एक चित्र यहां भी दिखाई दे रहा है कि नहीं,
दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहां भी एक इस तरीके से एक चित्र आपके सामने लगा दिया गया होगा, है ना। तो ये तरीका होता है बाघों की गणना करने के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या जानकारी है ना। तो अगर हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व है बेटा, है ना। टाइगर रिजर्व पूछ सकता है, सामान्यतः यहां से क्वेश्चन तो बनाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न अगर कभी आपके सामने रख देता है तो याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व और राज्य, कई बार होता है ना कि एक तरफ टाइगर रिजर्व दे देता है, दूसरी तरफ राज्य दे देगा, मिलान करने के लिए पूछ देता है, या सिंपल कोई एक टाइगर रिजर्व और नीचे 4 ऑप्शन में राज्य देगा कि ये फलाना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो उसके लिए एक डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो कौन कौन से टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, किस राज्य में है, तो एक तरफ राज्य यहां लिखा हुआ है, दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। देख लेते हैं, जैसे कर्नाटक राज्य की बात कर रहा है तो कर्नाटक में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, नागरहोल हो गया, रंगनाथ मंदिर हो गया, ये सब टाइगर रिजर्व है और कहां है, कर्नाटक में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना हो गया, बात समझ में, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सारे टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, किसकी बात करें बेटा, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका आसानी से दिखाई दे रहा होगा, मेलघाट, सह्याद्री, नौगांव, पेंच, बोर, है ना, और अंधेरी, ये सब आपके टाइगर रिजर्व कहां है, महाराष्ट्र के हैं। ये मध्य प्रदेश में आपका संजय दुबरी भी, इसको भी याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछता है सामान्यता। आगे देख लेते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में देखेंगे तो बेटा अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, ये सारे टाइगर रिजर्व आपके कहां बेटा, तो आपके तमिलनाडु में है। असम में देखेंगे तो हम असम में आपका बड़ा फेमस आपका मानस टाइगर रिजर्व, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है, बात समझ में आ गया, आयोग का रटा रटाया एक क्वेश्चन है। तो असम में कौन सा बेटा, मानस टाइगर रिजर्व। इसके अलावा काजीरंगा और नामेरी भी है। काजीरंगा के बारे में आप सामान्यतः ये याद किए होंगे कि काजीरंगा में आपके एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं ना, एक सिंगी गैंडा काजीरंगा के, है ना, असम के काजीरंगा में आपका मिलता है। इसके अलावा जलदपारा जो पश्चिम बंगाल का, वहां भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा काजीरंगा एक सिंगी गैंडा तो यहां मिलता है, लेकिन इसके अलावा टाइगर भी यहां है, ये भी बात याद रखिएगा। नामेरी हो गया, ये सब असम में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सारे आपके टाइगर रिजर्व कहां है, राजस्थान में। इसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो जिम कार्बेट, आपको बताया ही था भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट हो गया, और राजा जी, ये दोनों टाइगर रिजर्व आपके कहां है, उत्तराखंड राज्य में है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसी तरीके से झारखंड का बड़ा फेमस पलामू टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती और अचानक मार, ये तो कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। छत्तीसगढ़ का आपका इंद्रावती और अचानक मार टाइगर रिजर्व। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ नामदफा और कमलांग आपके टाइगर रिजर्व हैं। बिहार का बड़ा फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, पूछता रहता है, वाल्मीकि, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो बिहार में आपका कौन सा वाल्मीकि है। उड़ीसा की बात करें तो शिमलीपाल और सतकोसिया यहाँ स्थित है। शिमलीपाल और सतकोसिया आपके उड़ीसा में टाइगर रिजर्व हैं ये दोनों। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। सुंदरवन बेटा बंगाल टाइगर के लिए फेमस है कि नहीं, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर भैया, बंगाल टाइगर। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो उस समय सौरव गांगुली को कहते थे बंगाल टाइगर, है ना। तो यहां देखना सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बात समझ में आ गया, बंगाल टाइगर। तो सुंदरवन बुक्सा यहाँ है। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपका दम्फा मिल जाएगा। केरल की बात करें तो केरल में पेरियार और पेराम्बिकुलम आपके टाइगर रिजर्व हैं। पेरियार की अगर बात करें तो ये नेशनल पार्क भी है और यहाँ एशियाई हाथियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। अगर हाथियों के संरक्षण की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क को मत भूलिएगा, बात समझ में आ, यहाँ हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है, तो ये बात मत भूलिएगा। तेलंगाना में इसी तरीके से कवाल और अमराबाद आपका तेलंगाना में है। ये सब प्रमुख राज्यों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा और टाइगर रिपोर्ट को लेकर के, है ना, हम लोगों ने चर्चा किया, प्रोजेक्ट टाइगर पर हम लोगों ने चर्चा किया और विस्तृत जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास किए। बात समझ में आई। इस तरीके से लगातार वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा भी करता रहूंगा जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं प्रश्न। ऐसे टॉपिक को ऐसे थ्योरी के माध्यम से आपके सामने जानकारी लेकर के लगातार उपस्थित होते रहेंगे और ये जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन शिक्षक आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, जिससे आपके सपने पूरे हो सके। बात समझ में आ गई। तो अभी आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो का लिंक वगैरह जो है वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई शानदार चीज शुरू हो चुकी है क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर, और आप लोग जुड़ना मत भूलिए। लगातार प्रैक्टिस सेट भी हम लोग बिहार के लिए चला रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली बार, अगली ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी सज्जनों का।